Hi, welcome back to my YouTube channel. So here we are with the part 2 of the same topic which we were doing yesterday or in the previous video, which is government budget and the economy. आज इस वीडियो को ख़त्म कर लेंगे सेकेंड पार्ट के साथ. अगर अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जाके फर्स्ट पार्ट को देख लो, so that you will have the basic meaning of the things जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि जल्दी शुरू करेंगे जब भी जल्दी ख़त्म होगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट हम लोग पढ़ चुके थे. गवर्नमेंट बजट हमारे पास क्या होता है? गवर्नमेंट बजट हमारे पास में होता है, इट्स काइंड ऑफ बजट, मतलब गवर्नमेंट का एस्टिमेशन होता है कि आगे आने वाले कमिंग सेशन जो हमारा होता है, फिस्कल ईयर हमारा, अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है, उसमें उस कमिंग सेशन में हमें कितना कितना एक्सपेक्टेड कितने कितने खर्चे होंगे और कितना कितना रेवेन्यू होगा. इसका जो चिट्ठा होता है ना, सारा वो बजट होता है. मतलब हम कहाँ कहाँ पे खर्ची करेंगे, कहाँ कहाँ से हमको पैसा मिलेगा, इसका जो एस्टिमेशन लगाते हैं ना, सारा का सारा ओवरऑल पूरे नेशन का, वो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है. ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर बजट डेफिसिट के बारे में. अभी तक हमने क्या कवर किया है? गवर्नमेंट बजट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है गवर्नमेंट बजट, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने पढ़े थे, और उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट थे जिसमें हमारे आते हैं बजट रिसिट्स और बजट एक्सपेंडिचर्स आते हैं. ठीक है, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट एंड देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं. अभी इसके अंदर हमारे पास में बजट डेफिसिट क्या होता है हमारा. ठीक है, सीधी सीधी बात है ना, ऐसा तो हम नहीं दिमाग में लेके बैठ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो बजट बना रहे हैं तो फायदा ही फायदा होगा. नहीं, वैसे ऐसा होता भी नहीं है. हमारे पास तो डेफिसिट ही होते हैं अक्सर. ठीक है, मतलब किसी ना किसी सूरत में रहते ही हैं वो. ठीक है, तो अब हमारे पास में है बजट डेफिसिट क्या आएगा. तो बजट डेफिसिट होता है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स, यानी कि भाई डेफिसिट का मतलब तो हमें ऑलरेडी पता ही है क्या होता है. डेफिसिट हमारे पास में होता है यानी कि कमी आना, कमी को डेफिसिट बोलते हैं. तो जब हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हमारे टोटल रेवेन्यू से, रिसिट से ज्यादा हो तो डेफिसिट में आएगा. ठीक है, यही तो है बजट डेफिसिट का मतलब. बजट डेफिसिट को आप गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोल सकते हो. ठीक है, इट कुड बी रिटन एज गवर्नमेंट डेफिसिट, और इसको आप ये भी लिख सकते हो बजट एक्सपेंडिचर्स माइनस बजट रेवेन्यू. आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो. तो यही मतलब है कि अगर हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं अगर वो हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएं तो वो हमारा डेफिसिट हो जाता है. इसे के साथ साथ एक बार दो टर्म्स और देख लेते हैं. ये बजट डेफिसिट है विच वी आर स्टडीइंग ओवर हियर. इसके अलावा अगर हमें बजट सरप्लस लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे भाई? बिल्कुल इसका ऑपोजिट. अगर बजट रेवेन्यू जो है वो ज्यादा हो जाए बजट एक्सपेंडिचर से, सरप्लस क्या होता है? हमारा फायदा हो जाना. तो अगर रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा तो हमारा फायदा हो जाएगा. और एक हमारे पास में आ जाता है बैलेंस्ड बजट. ठीक है, बैलेंस्ड बजट कौन सा होगा हमारे पास? व्हेन दीज थिंग्स आर इक्वल, यानी कि बजट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज द बैलेंस बजट वाला सिचुएशन. एंड जो ये दोनों हम लोगों ने पढ़े हैं, डेफिसिट और सरप्लस, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में चले जाएंगे? अनबैलेंस्ड की कैटेगरी में. ठीक है, क्योंकि बैलेंस क्या होगा? जहां दोनों समान होंगे, एक जैसे होंगे, एक कहते ना एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो ये हमारे पास में बैलेंस्ड, और ये दोनों है यहाँ पे एक कम एक ज्यादा है तो वो है हमारा अनबैलेंस्ड बजट. ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट हम बात कर चुके हैं. गवर्नमेंट डेफिसिट होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर्स अगर ज्यादा हो जाए टोटल रेवेन्यू से. टोटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास दोनों ही आ जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी. सेम हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू होगा उसके अंदर भी दोनों टर्म्स आएंगी. हमारे पास दोनों टर्म्स कौन कौन सी? रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएगी और कैपिटल रिसिप्ट भी आएगी हमारे पास में. ठीक है, तो दोनों के ही अंदर एक्सपेंडिचर में भी दोनों आएंगे और रिसिप्ट में भी दोनों ही आएंगे, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अबाउट रेवेन्यू एंड कैपिटल, यानी कि बजट रेवेन्यू, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर. वो चारों जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़े थे, मेजरली जो दो कंपोनेंट्स पढ़े थे, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर, वो सारे के सारे इन्हीं दोनों में शामिल होंगे. ठीक है, अब इंडिविजुअल इनकम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किसका? बजट डेफिसिट का इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, यानी कि डेफिसिट को आप कितने प्रकारों में विभाजित कर सकते हो. क्लासिफिकेशन ऑफ बजट डेफिसिट, टाइप ऑफ बजट डेफिसिट. सबसे पहले हमारे पास में आता है रेवेन्यू डेफिसिट. अब रेवेन्यू डेफिसिट है तो डेफिनेटली इट मस्ट बी लिंक टू द रेवेन्यू वाला टर्म ओनली. तो वही है हमारे पास. रेवेन्यू डेफिसिट हमारे पास में क्या होता है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिट्स.
सिंपल। यानी कि जब हमारे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो जाए तो वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होता है। भाई क्लियर है, जब उन्होंने नाम में ही रेवेन्यू की बात की है सिर्फ कि हमें सिर्फ रेवेन्यू का डेफिसिट बताना है। भाई हमें पता है ना रेवेन्यू कौन सा होता है हमारा, रेवेन्यू वो होता है जिसमें असेट और लायबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से हो जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट वेजेस देती है, सब्सिडी हो गया हमारे पास में, डिफेंस पे खर्चा कर देती है, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में चला जाता है, जिससे गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। सेम रेवेन्यू रिसीट्स कौन से होते हैं, टैक्स पेमेंट, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था एंड वी हैड स्टडीड मल्टीपल काइंड्स ऑफ टैक्सेस उसके अंदर भी, ठीक है। तो रेवेन्यू, जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू का ही टर्म आएगा, विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, यानी कि जो रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है आपका रेवेन्यू रिसीट से, वो है रेवेन्यू डेफिसिट। अब एक और चीज, इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना डेफिसिट हो रहा है छोड़ कोई बात नहीं, हो रहा है आगे बढ़ते हैं, नहीं, ऑब्वियसली बात है अगर डेफिसिट होगा तो उसको मैनेज करने का भी कोशिश किया तो जाएगा ही ना। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे भाई? उनके अपने अपने साधन, अपने अपने सोर्सेज, अपने अपने वेपन से मैनेज करने के लिए भाई सीधी बात है भाई, या तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दे, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है उसको कम कर दे वो, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है ना, इतना आ नहीं रहा जितना जा रहा है हमारे पास, तो जो जा रहा है उसको कम कर लेते हैं, तो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसको कम कर लिया जाए। दिस इज अ ऑप्शन ना। दूसरा ये है भाई ठीक है खर्चा कम कर लिया है, अब क्या किया जाए भाई? दूसरा ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे ना जब कल, भाई बोरोइंग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई इसके अंदर ये सिर्फ ये चीज है कि इसकी वजह से डेफिसिट हो गया है, इसको कवर करने के लिए हम लोग बोरोइंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है हमारे पास में, तो जब यहां से वो कवर नहीं हो रहा है ना, देन वी डेफिनेटली यूज कैपिटल रिसिट टू कवर द एक्सपेंसेस और टू कवर द डेफिसिट ऑफ रेवेन्यू वाला नेचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा कि जब ये जो हुआ है वो डेफिनेटली रेवेन्यू वाले ऑपरेशन से हुआ है, कि जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिसिट्स का डिफरेंस था वो रेवेन्यू वाले नेचर से ही हुआ है। पॉइंट इज, अगर यहां से इसके लिए वो कोशिश करेंगे सोर्सेस को, भाई हमने एक एग्जांपल लिया, गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगी, बट अगर वो कवर नहीं हो रहा है इन चीजों से तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गोना टेक या फिर हेल्प, या फिर ये लगा लो वो दूसरा सोर्स कौन सा है, वो कैपिटल, ये कैपिटल रिसिट का पार्ट होता है बोरोइंग, तो वो कैपिटल रिसिट्स का यूज करेगी किस चीज को? अपने रेवेन्यू वाले को कवर करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनको एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फिस्कल पॉलिसी ये सारी भी टर्म्स होती है हमारे पास में, है ना, फिस्कल पॉलिसी वगैरह, तो उसको भी डेफिनेटली पढ़ेंगे हम, फिस्कल पॉलिसी को भी। अभी हम सिर्फ फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, वो बेसिक एक लाइन है। फिस्कल डेफिसिट हमारे पास में क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट वही जो हम लोगों ने मेजर उसमें पढ़ा था, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिट्स, ये हो जाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिट्स, लेकिन एक पॉइंट आ जाता है अदर देन बोरोइंग्स, तो ये क्या लिखा है मैंने? बजट एक्सपेंडिचर्स माइनस बजट रेवेन्यू या फिर रिसिट्स आप लगा लो, इसमें से क्या कर दिया हमने? अदर देन बोरोइंग। अब ये अदर देन बोरोइंग क्यों आता है ये सुनना। तो एक सिंपल सी बात बोलूं, जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, एक्चुअली जो फिस्कल डेफिसिट होता है इट इज द रिप्रेजेंटेशन और इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ बोरोइंग जो गवर्नमेंट को करना है इस साल में। कैसे भाई? ये देखो, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये डिफरेंस वो एक्सपेंडिचर एक्सेस वाला ही एक्सपेंडिचर है। उस एक्सेस वाले एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल लेवल पे सोर्सेज को अरेंज करेगी ना उसको करने के लिए। भाई जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है हमें वो मैनेज करना है भाई, एक ठीक है। अब जब इसके अंदर एक और बात याद रखना, इन दोनों के अंदर दोनों चीजें आती हैं, इसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आते हैं और इसके अंदर भी हमारे पास में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आ रहे हैं हमारे पास में। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? टोटल को कवर करने के लिए एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हैं, उस एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सारे सोर्सेज का यूज कर रही है। तो गवर्नमेंट बोरो कर रही है उस एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? वो एक्सपेंसेस, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं जितने भी, और जितने वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे मान के चलते हैं 100 हमारे पास में एक्सपेंडिचर है,
100 करोड़ और 80 करोड़ हमारे पास में बजट रेवेन्यू है, ठीक है। अब ये क्या है, फिस्कल डेफिसिट है। ये कितना आया है, 20 आया है। 20 क्या आया है, 20 आया है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर रेवेन्यू। अब ये 20 करोड़ है, ये उनको बोरो करने हैं। बोरो क्यों करने हैं, बोरो करने हैं इस जो डेफिसिट है उसको कवर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो यानी कि जितना भी ये डेफिसिट हो रहा है उतना ही वो बोरो कर रहे हैं, इसीलिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपका बोरोइंग के इक्वल होता है, और इसीलिए हम यहाँ पे जो है वो बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके मैंने कुछ इंप्लीकेशंस लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने के लिए, मीनिंग जानना आप कह सकते हो। तो सबसे पहला हमारे पास में है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशन को हिट करता है। इन्फ्लेशन को कैसे हिट करता है, देखो जब हम बोरोइंग करेंगे तो बोरोइंग करने से क्या होता है, एक बेसिक सा चार्ट है, जब हम बोरोइंग कर रहे हैं तो बोरोइंग करने की वजह से क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, और प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन हिट होगा। So this is inflationary spiral because of the borrowing or because of the fiscal deficit. Next we have national debt. ये तो क्लियर ही है कि डेट जो है आपका, नेशनल डेट जो है वो इंक्रीज होता है आपके पास में। पास लोन के साथ चली रहे हो, साथ में आप बोरोइंग भी कर रहे हो टू कवर दिस ईयर एक्सपेंसेस और दिस ईयर डेफिसिट। तो जो नेशनल डेट है वो आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। विशियस सर्कल। अब विशियस सर्कल कैसे हम यहाँ बोल सकते हैं, विशियस सर्कल आप बोल सकते हो हाई फिस्कल डेफिसिट और लो जीडीपी ग्रोथ का विशियस सर्कल। कैसे भाई, देखो जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, जो ये फिस्कल डेफिसिट है अगर वो ज्यादा होगा, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने की वजह से जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है वो कम होगी, और जो जीडीपी ग्रोथ ही अगर कम होगी तो उसकी वजह से वैसे ही डेफिसिट आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेफिसिट का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर। जब ग्रोथ कम है तो उस ग्रोथ को ज्यादा करने के लिए, उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो ये विशियस सर्कल है कि बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट देयर इज गोइंग टू बी लो जीडीपी ग्रोथ, एंड अगेन बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ तो वो दोबारा से जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो ज्यादा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट आप इस तरीके से कह सकते हो कि जो आपका बोरोइंग होता है या जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, वो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कैसे करता है, जब हम बोरिंग ज्यादा करते हैं ना तो दैट मेक्स द इंटरेस्ट, मतलब वो इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कर देता है बोरिंग की वजह से। अब जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंसिव कर देता है। बिजनेसेस के लिए, कंजम्पशन के लिए जो भी लोन लेते हैं, ये होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि एक की वजह से दूसरे पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रिड्यूस होना बिकॉज ऑफ दिस, वो होता है आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, आप इसको बोल सकते हो कि मतलब क्रेडिबिलिटी कम हो जाना। क्रेडिट रेट्स मिलते हैं ना जब हम बोरोइंग करते हैं, जब हम बैंक से भी लोन्स वगैरह लेते हैं, कुछ करते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह पे भी होता है, क्रेडिट रेट्स होते हैं और क्रेडिबिलिटी होती है इंसान की। उस तरीके से गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी जो है ना, बिकॉज ऑफ द पास्ट लोन्स वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अभी उनके प्रीवियस लोन भी पेंडिंग अगर हैं हमारे पास, हम दोबारा से इस बार बोरोइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो क्रेडिबिलिटी है वो कम होती है। और क्रेडिबिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हुए, सब हुए, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं। अगर क्रेडिबिलिटी कम होगी तो नुकसान होता है, ये बेसिक सी बात हमें पता है। हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, कुछ करते हैं, क्रेडिबिलिटी अगर कम होगी, हम लोन लेते हैं, अगर क्रेडिबिलिटी कम होगी, हम ऑन टाइम पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी कम होती है और उसकी वजह से इन फ्यूचर दोबारा से इश्यूज आते हैं। सेम उस तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेंगे ना कंट्री में से, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई यहाँ तो ऑलरेडी ही ये नुकसान में चल रहे हैं, हमें कैसे फायदा दिलाएंगे वाली चीज। नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास होता है, ये क्या लिख दिया, हाँ, प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। दिस इज इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, वो आपका पास्ट लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट को भी इंक्लूड करता है। जब आप इस साल में बोरोइंग कर रहे हो तो वो इस साल में बोरोइंग में वो पैसा भी इंक्लूड करता है। जैसे मान के चलो कि इस साल का हमारा डेफिसिट है 20 करोड़, पिछले साल जो हमने लोन लिया था लेट्स से, उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 5 करोड़ का, तो जो मैं इस साल बोरोइंग करूंगी ना, आई एम गोना डू फॉर 25 करोड़, ठीक है। तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो अपने पास में इंटरेस्ट पेमेंट भी जोड़ के आता है ऑफ द प्रीवियस ईयर।
तो प्राइमरी डेफिसिट आपका क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट आपको बताता है सिर्फ और सिर्फ इस साल का आपका कितना बोरोइंग है। तो इसलिए जो हम फिस्कल डेफिसिट है, अब देखो अगर मैं इस 25 में से 5 को हटा दूं तो 5 क्या है? पिछले साल के लोन का इंटरेस्ट पेमेंट है। तो मेरे को कितना मिलेगा? 20 मिलेगा मेरे पास में। तो जो 20 है वो इसी साल का है ना, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स। अगर मतलब प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है कि करंट ईयर के एक्सपेंडिचर कितने ज्यादा है करंट ईयर के रेवेन्यू से। जो मैंने यहाँ बोला 5 तो पिछले साल से रिलेटेड था, इस करंट ईयर का कितना है? करंट ईयर का है खाली 20। तो ये जो 20 है दैट इज अ प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, प्रोबेबली नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर वी गोना सॉल्व few questions of these formulas, ठीक है, ताकि एक होता ना बेसिक क्लियर आपको अगर हो गया है इनके मीनिंग के साथ में तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।